मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद। ये कंटेंट ज्ञानोदया क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के उस मूल ढांचे पे बात करने वाले हैं जिस पर हमारा पूरा देश टिका है। आज का विषय सच में बेहद खास है। बिल्कुल। यह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और कैसे 552 से अधिक रियासतों में बटा हुआ हिस्सा एक होकर अखंड भारत से आज के आधुनिक भारत में बदल गया। अक्सर ये विषय किताबों में बहुत जटिल और सिर्फ तथ्यों से भरा हुआ लगता है, लेकिन जब हम इसके पीछे की कहानियों को देखते हैं, इसकी रणनीतियों को समझते हैं, तो ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। सही कहा। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस बात की गहराई को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि संविधान असल में सिर्फ एक किताब नहीं है। मतलब ये उन समान कानूनों और नियमों का एक बहुत ही व्यवस्थित संग्रह है जिससे ये तय होता है कि इतनी विशाल आबादी वाले देश का शासन कैसे चलेगा। इसे बहुत ही तार्किक ढंग से बांटा गया है। इसमें 22 भाग हैं जिन्हें हम एक तरह से चैप्टर्स या लेसन समझ सकते हैं, और इन भागों के अंदर 395 अनुच्छेद यानी टॉपिक्स दिए गए हैं। ये पूरा ढांचा ही देश को एक सूत्र में बांधता है। ये एक बहुत ही शानदार बात है। और इसी ढांचे को और भी स्पष्ट करने के लिए इसमें अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स जोड़े गए हैं। ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है कि हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। हाँ, सिर्फ 8। लेकिन जैसे जैसे देश आधुनिक होता गया, नई जरूरतें सामने आईं, तो ये संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो ये एक तरह से देश का परिचय पत्र है। बिल्कुल। इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी अनुसूची पर आते हैं, चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का पूरा पदानुक्रम दिया गया है। वेतन की ये संरचना बहुत ही स्पष्ट और श्रेणीबद्ध तरीके से तय की गई है। इसे समझने के लिए अगर हम सबसे ऊपर से शुरुआत करें तो देश के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित है। इसके ठीक बाद उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही रोचक कानूनी पेच है। वो क्या? उपराष्ट्रपति को यह वेतन उपराष्ट्रपति के पद पर होने के लिए नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलता है। अरे वाह, ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख रुपए प्रति माह है। इसके बाद एक अगला स्तर आता है 3.5 लाख वाला। बिल्कुल, जिसमें राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति शामिल हैं, जिनका वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह है। न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 लाख रुपए है। और इसके बाद जो स्तर आता है उसमें सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को एक समान रखा गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा देश का हिसाब किताब रखने वाले सीएजी यानी कैग। हाँ, कैग, सिविल सेवाओं को संचालित करने वाले यूपीएससी के अध्यक्ष और देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले आरबीआई गवर्नर, इन सभी का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। अच्छा, ये सब एक ही ब्रैकेट में है? बिल्कुल। और इसके ठीक नीचे के स्तर पर 2.25 लाख रुपए प्रति माह का वेतन निर्धारित है, जिसमें हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, चुनाव आयोग के अधिकारी और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आते हैं। इस पूरी लंबी सूची को देखते हुए एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये है कि भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार यानी महान्यायवादी या जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उनके वेतन का जिक्र इस दूसरी अनुसूची में कहीं नहीं है। ये एक बहुत ही पैनी नजर है। और वेतन के बाद स्वाभाविक रूप से बात आती है पद की जिम्मेदारी उठाने की, यानी शपथ की। हाँ, इसीलिए तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा है। इसमें एक काफी लंबी सूची है। जैसे संघ के मंत्री हो गए, संसद चुनाव के प्रत्याशी, चुने गए सांसद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और कैग, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के प्रत्याशी और सदस्य, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हैं।
यानी लगभग सरकार और न्यायपालिका के सभी प्रमुख पदों की शपथ का विवरण यहीं तीसरी अनुसूची में समेट दिया गया है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि देश के 3 सबसे प्रमुख और सर्वोच्च पदों मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ इस तीसरी अनुसूची से गायब है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इनका उल्लेख सीधे संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। अच्छा। ताकि इनका महत्व और भी स्पष्ट रहे। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में विशेष रूप से दर्ज है। ये सच में एक ऐसा बारीक तथ्य है जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर आम चर्चाओं तक में अक्सर लोगों से छूट जाता है। चलिए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चौथी अनुसूची सीधे तौर पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं, बिल्कुल, उनके लिए राज्यसभा की सीटों के बंटवारे की बात करती है। फिर पांचवी अनुसूची देश के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रित है। लेकिन छठी अनुसूची थोड़ी विशेष है। हाँ, क्योंकि ये पूरे देश की बात ना करके सिर्फ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा करती है। ये राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके बाद आती है 7वीं अनुसूची, जिसे हम शक्तियों के विभाजन का हृदय कह सकते हैं। ये तय करती है कि देश में कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। इसमें 3 मुख्य सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का विशेष अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। शुरुआत में इसमें 97 विषय थे ना? हाँ, जो अब बढ़कर 100 हो गए हैं। इसमें पूरे राष्ट्र को प्रभावित करने वाले विषय आते हैं, जैसे सेना, वायुसेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, बंदरगाह, संचार और जनगणना भी इसी में आते हैं। बिल्कुल। और रोजमर्रा के प्रशासन के लिए है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानमंडल को दिया गया है। इसमें पहले 66 विषय थे जो अब घटकर 61 रह गए हैं। इसमें स्थानीय महत्व की चीजें हैं, जैसे कारागार, पुलिस, पंचायत, स्थानीय प्रशासन, शराब, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, तीर्थयात्रा और अस्पताल। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए है तीसरी सूची, समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन इस समवर्ती सूची में एक पेंच ये है कि अगर किसी एक ही विषय पर राज्य और केंद्र के बनाए कानूनों के बीच टकराव हो जाए तो वहां संसद द्वारा बनाया गया कानून ही अंतिम रूप से मान्य होगा। सेंटर को ज्यादा पावर है। बिल्कुल। पहले इसमें 47 विषय थे, अब 52 हो गए हैं। इसमें शिक्षा, वन, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, विद्युत, योजना, समाचार पत्र और वन्य जीव संरक्षण जैसे काफी व्यापक विषय शामिल हैं। सही कहा। समवर्ती सूची के विषयों के बढ़ने के पीछे का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकालकर 5 महत्वपूर्ण विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। वो 5 विषय कौन से थे? ये थे शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौन, वन एवं वन्य जीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। ये बदलाव एक तरह से केंद्र की ताकत को बढ़ाने का एक बड़ा कदम था। और इन तीनों सूचियों के अलावा एक अवशिष्ट सूची भी है। ये सूची सीधे केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें आज के आधुनिक दौर की चीजें शामिल हैं, जैसे कि आईटी, सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टो करेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये दर्शाता है कि संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि भविष्य में ऐसी चीजें आ सकती हैं जिनका उस वक्त नाम भी नहीं पता था। बिल्कुल। अब अगर हम 8वें अनुसूची पर आएं तो ये देश की सांस्कृतिक विविधता यानी राजभाषाओं से जुड़ी है। शुरुआत में इसमें केवल 14 भाषाएं थीं, लेकिन समय के साथ मांगों का सम्मान करते हुए आज इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। एक और रोचक तथ्य ये है कि जिस अंग्रेजी भाषा का भारत के आधिकारिक कामकाज में इतना इस्तेमाल होता है, वो खुद इस सूची का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना लगती है। और इन 22 भाषाओं तक पहुंचने का सफर भी कई संशोधनों से होकर गुजरा। हाँ। 1967 में 31वें संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर एक लंबे अंतराल के बाद 1992 में 71वें संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया। और फिर 2003 में, बिल्कुल, 2003 में 92वें संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली
और संथाली जोड़ी गईं। इसके अलावा जो अन्य भाषाएं इस सूची में हैं वो हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यहाँ तक तो बात थी मूल संविधान की, लेकिन 9वीं अनुसूची को आज़ादी के तुरंत बाद ही 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ना पड़ा। ये मुख्य रूप से भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन को लागू करने और कानूनों को न्यायिक सक्रियता से बचाने से संबंधित थी। फिर 1985 में राजनीति में आए एक बड़े भूचाल यानी दल बदलने की प्रवृत्ति। इसे रोकने के लिए 52वें संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे बाद में 2003 के 91वें संशोधन द्वारा और सख्त किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसके बाद भारत के ग्रामीण और शहरी प्रशासन को सशक्त करने का दौर आया। 11वीं अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ये पंचायत से जुड़ी है और इसमें 29 महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास, बाजार और मछली उद्योग आदि। और ठीक इसके बाद 12वीं अनुसूची को 1993 के 74वें संशोधन द्वारा लाया गया। ये नगर पालिका के प्रशासन को परिभाषित करती है, जिसमें 18 विषय हैं, जैसे नगरीय योजना, सड़क और पुल और पर्यावरण संरक्षण। अनुसूचियों के इस विशाल ढांचे को समझने के बाद अब हमें उस हिस्से पर आना चाहिए जो देश के भूगोल और अस्तित्व को परिभाषित करता है। संविधान का भाग 1, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है और संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है। अनुच्छेद 1 का पहला ही वाक्य बहुत शक्तिशाली है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी यूनियन, और इसके आगे कोई अगर मगर नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इसके राज्य कभी भी टूटकर देश से अलग नहीं हो सकते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम राजनीति विज्ञान की भाषा में संघ या यूनियन कहते हैं, तो ये व्यवस्था दुनिया की बाकी व्यवस्थाओं से कैसे अलग हो जाती है? राजनीति विज्ञान में देशों के जुड़ने के 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला है कॉन्फेडरेशन या परिसंघ। ये एक बहुत ही कमजोर समझौता होता है, जहां छोटे राज्य अपनी सुविधा के लिए जुड़ते हैं और बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं। अच्छा। दूसरा है फेडरेशन, जिसे हिंदी में भी हम संघी कहते हैं। इसमें राज्य मिलकर एक देश बनाते हैं, एक समझौते के तहत अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वे चाहें तो अलग हो सकते हैं। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल। और तीसरा स्तर है यूनियन, यानी ऐसा संघ जहां राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य कभी भी अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, जैसे हमारा भारत। ये एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित ढांचा है। अनुच्छेद 2 इसी कड़ी में संसद को ये बाहरी शक्ति देता है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसके लिए केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या उन्हें सूचना देने की जरूरत होती है। सिक्किम की कहानी इसका सबसे बेहतरीन और दिलचस्प उदाहरण है। हाँ, सिक्किम का विलय 1974 में 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम को पहले सह राज्य या सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 2 जोड़ा गया। लेकिन ये प्रयोग बहुत छोटा रहा, क्योंकि 16 मई 1975 को 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम पूरी तरह से भारत का 22वां राज्य बन गया। वहीं जहां अनुच्छेद 2 बाहरी राज्यों के लिए है, अनुच्छेद 3 संसद को ये आंतरिक शक्ति देता है कि वो किसी भी मौजूदा राज्य की अनुमति के बिना उसकी सीमा, उसका नाम या उसका क्षेत्र बदल सकती है। ये शक्ति पूरी तरह से केंद्र के एकाधिकार में है। इसके उदाहरण तो हमने हाल के दशकों में कई बार देखे हैं। बिल्कुल। एक ही साल में 3 बड़े बदलाव हुए। मध्य प्रदेश को तोड़कर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग किया गया और बिहार से 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। और इसका सबसे हालिया उदाहरण 2 जून 2014 का है, जब आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से को अलग करके तेलंगाना नाम का नया राज्य बनाया गया। बिल्कुल सही। और इन सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद 4 ये स्पष्ट कर देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद जो भी बदलाव करेगी उसे संविधान के अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
सरल शब्दों में कहें तो नए राज्यों को बनाने या सीमाएं बदलने के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति या हस्ताक्षर की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। ये सब संसद के साधारण बहुमत से पास हो जाता है। ये पूरी व्यवस्था सुनने में बहुत ही सुव्यवस्थित और व्यावहारिक लगती है, लेकिन आज का ये संगठित यूनियन हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत के इतिहास को देखें तो अखंड भारत से आज के नक्शे तक का सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण और दर्दनाक रहा है। विभाजन का इतिहास? इस टूट की शुरुआत 1893 में ही हो गई थी, जब अंग्रेजों ने डूरन लाइन खींची और अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। फिर 1935 के अधिनियम के बाद म्यांमार, जिसे तब बर्मा कहा जाता था, वो भी अलग हो गया। और अंततः 1947 में भारत और पाकिस्तान का ऐतिहासिक विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान 2 हिस्सों पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा। बाद में 1971 के युद्ध के बाद वही पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश बन गया। सीमाओं के नामकरण की बात करें तो ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, क्योंकि इसे सर सिरिल रेडक्लिफ ने तैयार किया था। और भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीरो लाइन यानी शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1947 में जब अंग्रेज जा रहे थे, तब असली चुनौती ये बाहरी सीमाएं तय करना नहीं था। सबसे बड़ा संकट देश के भीतर मौजूद 552 से अधिक देसी रियासतें थीं। प्रिंसली स्टेट्स। हाँ, अंग्रेजों ने जाते जाते एक खतरनाक खेल खेला। उन्होंने इन सभी 552 रियासतों को 3 विकल्प दे दिए। पहला, भारत में मिल जाए, दूसरा, पाकिस्तान में मिल जाए, या तीसरा, अपना स्वतंत्र देश बना ले। बाप रे, सोचिए अगर ये 552 रियासतें अलग अलग देश बन जाती तो भारत का नक्शा कैसा दिखता। इन अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर एक फेडरेशन बनाना लगभग असंभव था। इसीलिए भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी दी गई कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इन रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बनाएं। इस असंभव से दिखने वाले एकीकरण के काम में 3 मुख्य नायकों ने दिन रात एक कर दिया। सरदार पटेल, उनके बेहद काबिल सचिव वीपी मेनन और कूटनीतिक मदद के लिए लॉर्ड माउंटबैटन। इनकी रणनीतियों और दबाव से ज्यादातर रियासतें तो मान गई, लेकिन 3 रियासतों ने भारत सरकार की नींद उड़ा दी। हाँ, सबसे पहली और ताकतवर रियासत थी हैदराबाद। वहां का निजाम किसी भी कीमत पर हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जो भौगोलिक रूप से भारत के बीचों बीच था। जब बातचीत विफल हो गई तो सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया। बिल्कुल, इसके तहत भारतीय सेना को पुलिस की वर्दी पहनाकर वहां भेजा गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक आंतरिक पुलिस कार्रवाई लगे। आखिरकार निजाम को झुकना पड़ा और 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। दूसरी सिरदर्द बनी जूनागढ़ रियासत, जो गुजरात के तट पर थी। यहाँ का नवाब भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, जबकि वहाँ की बहुसंख्यक जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। वहाँ सरदार पटेल ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। उन्होंने वहां जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया। जनता ने भारी बहुमत से भारत के पक्ष में वोट दिया और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तीसरी और सबसे जटिल कहानी रही जम्मू और कश्मीर की। वहां की स्थिति जूनागढ़ से बिल्कुल उलट थी। बहुसंख्यक जनता मुस्लिम थी, लेकिन शासक एक हिंदू राजा थे, डोगरा शासक हरि सिंह। वे ना तो भारत में आना चाहते थे और न ही पाकिस्तान में। वे कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। लेकिन राजा हरि सिंह का यह सपना तब टूट गया जब पाकिस्तान ने धोखे से अपने सैनिकों को कबायलियों यानी आतंकियों के रूप में कश्मीर में घुसपैठ करने भेज दिया। जब पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के करीब पहुंचने लगी, तब अपनी रियासत को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी स्वतंत्र देश में अपनी सेना नहीं भेज सकता। तब आनन फानन में सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह से विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद भारतीय सेना वहां उतरी और इस तरह जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का अभिन्न अंग बना। जब इन सभी रियासतों को किसी तरह एक साथ ले आया गया, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए इन सभी क्षेत्रों को 4 श्रेणियों A, B, C और D में बांट दिया गया।
श्रेणी ए में वे 9 ब्रिटिश प्रांत रखे गए जहां पहले अंग्रेजों का सीधा शासन रहा था। श्रेणी बी में 9 बड़ी देसी रियासतों को रखा गया। श्रेणी सी में 10 कमिश्नरी क्षेत्र थे, जो अजमेर या दिल्ली जैसे बड़े शहर थे जहां अंग्रेजों का सीधा कब्जा था। और श्रेणी डी में केवल एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान और निकोबार को रखा गया। लेकिन ABCD का ये ढांचा एक अस्थायी समाधान था। आज़ादी के तुरंत बाद ही दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की मांग जोर पकड़ने लगी। इस मांग की जांच के लिए 1948 में SK धर समिति बनाई गई। और फिर एक और बड़ी समिति JVP समिति बनी, जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार पटेल शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि देश के इन तीनों सबसे बड़े नेताओं और दोनों समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का सख्त विरोध किया। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर देश का विभाजन पहले ही हो चुका है, अब भाषा के नाम पर राज्यों को बांटने से देश की एकता फिर से खतरे में पड़ जाएगी। बोलने वालों के बीच तनाव बढ़ रहा था। 1952 में तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र नाम के अलग राज्य की मांग करते हुए कांग्रेस के ही एक नेता पुट्टी श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठ गए। सरकार ने सोचा कि वे मान जाएंगे, लेकिन 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया। एक स्वतंत्रता सेनानी की इस तरह मौत से पूरे दक्षिण भारत में भारी दंगे और विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार को मजबूर होकर झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। और एक बार जब दबाव में आकर पहला भाषाई राज्य बन गया, तो पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से वैसी ही मांगे उठने लगी। सरकार समझ गई कि अब इसे टाला नहीं जा सकता। इसे वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इस ऐतिहासिक आयोग में 3 सदस्य थे: सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली, KM पणिक्कर और HN कुंजरू। इस आयोग ने 3 साल तक अध्ययन किया, 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और पहली बार आधिकारिक तौर पर भाषाई आधार को कानूनी मान्यता दे दी। इसी रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 संसद में पारित हुआ। इस एक संशोधन ने भारत के आंतरिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने राज्यों की पुरानी ABCD श्रेणियों की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया और पूरे देश को भाषाई और प्रशासनिक आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया। लेकिन लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती गई और नए राज्यों के बनने का क्रम यही नहीं रुका। चलिए इस सफर को हम कालक्रम के अनुसार समझते हैं कि 14 से 29 राज्यों तक का सफर कैसे तय हुआ। बिल्कुल। 14 राज्यों के बाद 15वां राज्य बना 1960 में, जब भारी विरोध के बाद बॉम्बे प्रांत को भाषा के आधार पर बांटकर गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया। इसके बाद पूर्वोत्तर की तरफ ध्यान गया, जहां 1963 में 16वां राज्य नागालैंड बना। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और 17वां राज्य हरियाणा बना। 1971 में 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। फिर 1972 का साल पूर्वोत्तर के लिए बहुत अहम रहा। इस एक साल में 3 राज्य बने: 19वां मणिपुर, 20वां त्रिपुरा और 21वां मेघालय। इसके बाद 22वां राज्य सिक्किम बना, जिसे 1973 में मान्यता मिली। इसके बाद 1987 में भी 3 नए राज्य वजूद में आए: 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां राज्य बना गोवा, जिसे पुर्तगालियों से आजाद कराने के बाद पहले केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था। इसके बाद एक लंबा ठहराव आया और फिर वर्ष 2000 में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर 3 बड़े राज्यों का विभाजन हुआ। इससे 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड बना। और इस लंबी सूची का सबसे अंत हुआ 29वें राज्य तेलंगाना के साथ, जो दशकों के संघर्ष के बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। राज्यों के इस पूरे पुनर्गठन के इतिहास में एक और बड़ा दिलचस्प मामला पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के विभाजन का है। इसके लिए न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था।
इसी आयोग की सिफारिशों पर 1966 में पेप्सू को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब राज्य बना, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा बनाया गया। जो पहाड़ी क्षेत्र थे उन्हें मिलाकर हिमालय के नाम पर हिमाचल प्रदेश बनाया गया। और इन दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये सफर वाकई अविश्वसनीय है। 552 अलग अलग दिशाओं में भागने वाली रियासतों से शुरू हुआ ये सफर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के एक मजबूत ढांचे तक पहुंचा। लेकिन राज व्यवस्था कभी स्थिर नहीं रहती। इसमें हाल के वर्षों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव आए हैं। जम्मू कश्मीर वाला बदलाव। हाँ, 2019 में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इससे राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई और केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़कर 9 हो गए। लेकिन फिर प्रशासनिक खर्च और जटिलता कम करने के लिए 2020 में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। इसलिए आज की तारीख में, इस वर्तमान क्षण में, हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एक बेहद ही शानदार और नाजुक संतुलन है जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी दूरदर्शिता के साथ स्थापित किया था और जिसे आज तक बनाए रखा गया है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये पूरी यात्रा सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने या आंकड़ों को याद करने की नहीं है। यह कहानी है कि कैसे 552 रियासतों के अहंकार, जिद और महत्वाकांक्षाओं को पार पाकर एक अखंड यूनियन का निर्माण किया गया। बिल्कुल। ये अपने आप में दुनिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रशासनिक चमत्कार था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि समय के साथ लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जरूरतों का सम्मान करते हुए बिना कोई युद्ध लड़े संविधान के लोकतांत्रिक दायरे में ही इस देश के आंतरिक रूप को लगातार बदला गया, बिना इसकी एकता को तोड़े। सही कहा। और चर्चा के अंत में विचार करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर फेडरेशन की जगह यूनियन को चुना जिससे भारत कभी भी टूट न सके। लेकिन जिस तरह से समय के साथ क्षेत्रीय विकास और पहचान के नाम पर नए राज्यों की मांग लगातार उठती रहती है, सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में प्रशासनिक सुगमता और विकास की गति बढ़ाने के लिए बड़े राज्यों को और छोटे हिस्सों में बांटना देश के लिए बेहतर होगा, या फिर बार-बार राज्यों को बांटने की ये प्रक्रिया आगे चलकर देश की एकता और अखंडता के लिए कोई नई चुनौती खड़ी कर सकती है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का सवाल है। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भी प्रासंगिक रहेगा और जिस पर विचार करना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। धन्यवाद। और हमारा एक ही मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।